1000 वीडियोस बन एंड तो उसी के आई हैड प्लान्ड ऑन ओपनिंग माय ओन बेकरी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ललित को अरेस्ट होता भी देखा, महीनों महीनों जेल में भी देखा। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि लड़कियां अपनी कम्युनिटी की मैं बात कर रही हूँ कि जितना होना चाहिए उनको एम्पावर्ड, और जितना उनको हर फील्ड में जिम्मेदारी रहती है कि हम स्पेशली ख़वातीनों के लिए कुछ ना कुछ इस तरह का हम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी मुख्तलिफ लड़की एज अ रुखसार खान, आप मुझे सभी जानते हैं। और आज है हमारा फर्स्ट सीजन का लास्ट एपिसोड, और जो कि होने वाला है हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ, जो कि हैं अरीबा आसिफ खान। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस एपिसोड को लेके, क्योंकि हमारा लास्ट एपिसोड भी है और हमारे साथ अरीबा है, इसलिए बहुत ज़्यादा। सो हमारे साथ हैं अरीबा आसिफ खान, जो कि है अबुल फजल वार्ड नंबर 188 से। सो अरीबा, हम जानते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बट हम जानना चाहते हैं डीपली आपके साथ कि आप अपने बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। देखिए, मेरा नाम अरीबा आसिफ खान है। मैं निगम पार्षद हूँ, म्यूनसिपल काउंसलर, वार्ड 188 अबुल फजल इंक्लेव से। और पॉलिटिकल जर्नी मेरी पिछले साल ही एक तरीके से आप कह सकते हैं स्टार्ट हुई है। उससे पहले मैंने अपनी एजुकेशन, मेरी स्कूलिंग पिनिकल स्कूल और कामिल कॉन्वेंट से हुई है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स में करी है। उसके अलावा मैंने जामिया से बीएड किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग किया है, और एक डिप्लोमा आईआईसीए से किया है। तो फोकस पढ़ाई पे ज़्यादा रहा हमेशा से। और क्योंकि एक पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करती हूँ, बचपन से जब से आंखें खोली तो एक पॉलिटिकल माहौल देखा घर में, पॉलिटिकल फैमिली किस तरह फंक्शन करती है, क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं, पर्सनल लाइफ पब्लिक लाइफ को कैसे बैलेंस किया जाता है, ये सब हम बचपन से ही देखते हैं। लेकिन क्योंकि एक जज्बा और जोश जो अपने वालिद साहब को हमने देखा करते हुए, वो 2 बार निगम पार्षद रहे, 2 बार विधायक रहे ओखला से, तो कहीं ना कहीं एक एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का कभी इरादा नहीं था, लेकिन हमेशा से खिदमत खल्क का इरादा था कि लोगों के लिए जैसे भी हो सके, जितना भी तरीके से कहीं ना कहीं आप उनकी मदद करें जो ज़रूरतमंद हैं। और सोशल वर्क में मैं एक्टिव रही, लेकिन हमेशा बैकफुट पे रही। कभी अब्बा के साथ आके खड़े होके सोशल वर्क नहीं करा, क्योंकि फिर थोड़ा सा एक कुछ लोगों का वो होता है कि जैसे कि आप काम कर रहे हैं और उसको दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं। हमारे दीन और मज़हब में भी ये कहा जाता है कि जब एक हाथ से चैरिटी की जाए तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले कि आपने चैरिटी करी है। उसी नियत से मैं बैकफुट पे काम करती रहती थी, ना किसी एनजीओ से एसोसिएटेड थी, ना अपना एनजीओ खोला, ना कभी पोस्टर्स या बैनर्स छपवाए अपने फ़ोटो और नाम के, ना सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी करी कि मैंने सीएनआरसी के वक्त पे भी बहुत एक्टिव जी, क्योंकि मैं जामिया की एलुमनाई हूँ। मैं वहाँ भी जाती थी प्रोटेस्ट में, और एक प्रोटेस्ट हमारे घर के बिल्कुल बराबर में था, मैं वहाँ भी जाती थी। उसके अलावा जब दिल्ली में राइट्स हुए थे तब भी हमने, पापा ने अपने अलग लेवल पे जो करा फंडिंग और वो सब हुई, मैंने क्राउड फंडिंग करके 24 घंटे के अंदर 2-3 लाख रुपए रेस करे थे क्राउड फंडिंग से, सिर्फ 24 घंटे के अंदर। और फिर हमने उससे राशन वगैरह किट्स बनवाई थी और उसको जाके हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसके अलावा फिर रिहैबिलिटेशन का भी काम, इसी तरीके से बहुत सारे चीज़ें थी जिसमें मैं कहीं ना कहीं अपना पार्टिसिपेशन रखती थी। बट कभी प्लान नहीं करा था पॉलिटिक्स में आने का, कभी नहीं। क्योंकि देखिए, मेरी नियत सिर्फ ये थी कि लोगों की खिदमत होनी चाहिए। आपका जो फ़र्ज़ है, अगर अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनके लिए किसी आसानी का ज़रिया, देखिए मदद हम नहीं करते, मदद तो अल्लाह ही करता है, आपको ज़रिया बनाता है अल्लाह किसी ना किसी तरह से। और मेरे हिसाब से जब कैंडिडेट लिस्ट में मेरा नाम आया, मेरे टिकट का नाम आया, तो मुझे लगा कि शायद अल्लाह ने ये एक और मुझे मदद का ज़रिया बनाना चाहते हैं अल्लाह ताला, कि क्योंकि जब आप देखिए सिस्टम का पार्ट बनते हैं और जब एक नुमाइंदे के तौर पे चुने जाते हैं और सिस्टम का एक पार्ट बन जाते हैं, तो आपका से बढ़ जाता है, आपका रोल एक बड़ा रोल, यू हैव टू प्ले अ बिगर रोल इन इट। आप इतने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, लोगों को उम्मीदें भी होती हैं आपसे। और देखिए, हम विमेन एम्पावरमेंट और इन सब चीज़ों पे बहुत आजकल फोकस रहता है, लेकिन ऑन ग्राउंड हम भी देखिए, रियलिटी सबको मालूम है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन तो बहुत कम है ही पॉलिटिक्स में, और मुस्लिम विमेन रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल आई थिंक ना के बराबर। गिनती की आप 1-2 औरतें के नाम ले सकते हैं जो इस चीज़ में वो है। तो जब हमें ये मौका मिला तो हमने उसको पूरी तरह से
वो किया, और अल्लाह ताला ने बहुत हमारे लिए आसानी भी करी, और यहाँ के लोगों का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा हमारे लिए। सो अरीबा, हमने आपके कुछ पुराने फोटोज एंड वीडियोस देखी है, आपको बेकरी मतलब बेक करना बहुत पसंद था, ये इसका क्या राज है? एक्चुअली सबकी कोई ना कोई बचपन का एक पैशन होता है या कोई हॉबी होती है जी, जिसको वो कभी ना कभी परस्यू करना चाहता है, कि आज नहीं तो कभी कभी पेरेंटल प्रेशर होता है कि पहले कुछ पढ़ लिख लो, पहले कुछ प्रोफेशन अपना कायदे का बना लो, फिर अपनी हॉबी। किसी को क्रिकेट का शौक होता है, किसी को किसी और स्पोर्ट का शौक होता है। मुझे बचपन से बेकिंग का बहुत शौक था, आज भी और आज भी है, बिल्कुल वो बरकरार है शौक। तो उसी के उसमें मैंने एक ये हौस खास में एक इंस्टीट्यूट है IICA, इट्स एफिलिएटेड विद सिटी एंड गिल्ड्स, तो वहाँ से मैंने एक बेकिंग का कोर्स परस्यू किया था। इट वाज अ डिप्लोमा इन बेकरी एंड पेटिसरी फॉर 18 मंथ्स। वही कोर्स के मैं ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे ही था जब मेरा इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ, एंड तो उसी के आई हैड प्लान्ड ऑन ओपनिंग माय ओन बेकरी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। या तो मैं ये सोचती थी कि अपना बेकरी एक छोटा सा खोलूंगी, और वो एक वो ड्रीम था, बट ऑफ कोर्स वो मैं आगे कभी भी उसको वो कर सकती हूँ इंशाल्लाह। तो हमें आगे चल के अरीबाज बेकरी में जरूर आके इनकी ब्राउनीज एंड चॉकलेट्स भी ट्राई करने को मिलेंगी इंशाल्लाह। होपफुली यस, इंशाल्लाह। सो अरीबा, आफ्टर योर फादर, मतलब आपने कैसे सोचा, मतलब आपने सोचा था कि आप पॉलिटिक्स में कभी आओगे आफ्टर योर फादर, उनको देखने के बाद, या फिर कैसे, क्या मतलब कैसे ये चीज आपने करी? नहीं, मैं देखिए वही आई बिलोंग टू अ पॉलिटिकल फैमिली, और सिर्फ मेरे वालिद साहब पोजीशन पे नहीं रहे पॉलिटिक्स में। मेरी आई बिलीव आई एम द 7th फैमिली मेंबर जो एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी मैं हूँ, लेकिन मेरी फैमिली में से 6-7 लोग ऐसे हैं जो अपने अपने टाइम पे कभी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, या MLA रहे हैं, या काउंसलर रहे हैं, या MP रहे हैं। तो मैं तो 7वीं नुमाइंदा हूँ घर से अपने, और क्योंकि मैंने हमेशा से अपने बड़ों को देखा हर अलग अलग तरह की उसकी पॉलिटिक्स कभी में रहते हुए, मतलब अलग अलग पोस्ट्स पे रहते हुए, और हर तरीके का वक्त भी हमने देखा। कई बार हमने अपने वालिद को अरेस्ट होता भी देखा, महीनों महीनों जेल में भी देखा, और आज तो भी वो अभी टाइम पीरियड आपने कैसे करा, मतलब कैसे उसको हैंडल करा? देखिए टफ रहा होगा वो टाइम। टफ होता भी है, लेकिन क्योंकि तो मैं अपने घर में 7th रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हमारे पहले चचा, ताया और हमारे वालिद साहब, हमारी ताई, सब लोग कहीं ना कहीं पोस्ट पर रहे हैं एक टाइम पे। कोई MP रहा, कोई कैबिनेट मिनिस्टर रहा, कोई MLA रहा, कोई काउंसलर रहा। तो एक वो पॉलिटिकल फैमिली वाला माहौल तो हमेशा से मैंने देखा, आँख खुली है उसी माहौल में। छोटी थी तब भी अपने वालिद साहब को जेल जाते देखा, उन पे अलग अलग तरह के एक्ट्स लगाए गए, महीनों महीनों जेल में भी रहे, वो टाइम भी हमने गुजारा है। और लेकिन देखिए, कहते हैं ना, एक कहीं ना कहीं विल पावर भी होती है, और मैं आई एम एन ओनली चाइल्ड, मैं इकलौती औलाद हूँ, ना मेरा भाई ना बहन है, मैं इकलौती औलाद हूँ। और जब ऐसा वक्त जब हमारे ऊपर गुजरा है, I have a mother I have an ailing mother, she's bedridden for past 20 years, and ऐसे माहौल जब थोड़ा सा आपकी प्राइवेट लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, और फिर पब्लिक लाइफ को डील करना उस चीज़ के साथ, तो ऑफ कोर्स मुश्किल होता है। बहुत तरीके के हमको चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, बहुत चीज़ें रही, लेकिन जब लोगों का प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट आपके साथ रहता है, जब उनकी दुआएं आपके साथ रहती हैं। मेरा जो काउंसलर का इलेक्शन हुआ अभी, तो इनिशियल डेज में ही इलेक्शन के हमारे वालिद साहब को अरेस्ट कर लिया गया था। एक इशू हुआ था यहाँ पे, कोई एक यहाँ पॉलिटिकल पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, उनका कुछ पैसों का लेन देन वो ओपनली चल रहा था, जिसके खिलाफ आवाज़ उठाई हमारे वालिद साहब ने। तो और भी लोग थे, जितने भी मेरे सामने जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे इस सीट से, वो सब वहाँ पे थे, लेकिन FIR एक ही आदमी के खिलाफ काटी गई, अरेस्ट एक ही आदमी को किया गया जो हमारे वालिद साहब थे, क्योंकि पुलिस को सबसे ज़्यादा डर एक ही आदमी का था, जो कि आसिफ मोहम्मद खान थे। यहाँ से उनको बिल्कुल, क्योंकि हमेशा पुलिस की ज़्यादतियों पे, जो पुलिस की अट्रॉसिटीज़ रही हैं इस एरिया में, जो जिस तरह को आज भी लोगों को परेशान किया जाता है पुलिस के द्वारा, उसके खिलाफ हमेशा एक ही आदमी ने ओखला में आवाज़ उठाई, जो कि हमारे वालिद साहब हैं। जितने भी आज की तारीख में उन पे केसेस रजिस्टर्ड हैं, वो सारे केसेस, एक भी उनके ज़ाती
मामले का केस नहीं है, कोई प्राइवेट पर्सनल केस नहीं है किसी तरीके का। सब वही केसेस हैं कि जब नुमाइंदे थे और यहाँ की पुलिस लोगों के साथ ज्यादती कर रही थी और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, या एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई, या सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो जो उन पे जो भी केसेस दर्ज किए सारे वही केसेस चल रहे हैं। तो मेरे इलेक्शन के दौरान भी टेस्टिंग हुई थी पापा की, और क्योंकि मेरा पहला इलेक्शन था और बहुत चीज़ें, देखिए वैसे तो मैं देखती आ रही थी बचपन से ये चीज़ें, बट जब आप खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो होता है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। पीछे से देखना और ख़ुद उन चीज़ों को करना, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन अल्लाह का बहुत करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत आसानी करी हमारे लिए, हिम्मत ताकत हौसला दिया, और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमको। जो आवाम थी यहाँ की, उन्होंने जिस प्यार मोहब्बत से हमको नवाजा, और मेरे वालिद साहब की गैर मौजूदगी में बिल्कुल मेरे वालिद बन के ही यहाँ के लोगों ने उस इलेक्शन को हमें सपोर्ट करा। तो उसके लिए आई विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ शाहीन बाग। आपको लगता था कि आप इतने अच्छे उससे वोट से आएंगी? उन्हीं के क्योंकि होता है कभी आप पहली बार था आपका ये, इस वजह से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको कॉन्फिडेंट था कि शाहीन बाग और ओखला की पब्लिक आपको इतना प्यार देगी कि आप मतलब एक बार में, पहली बार में यू कैन सिलेक्टेड एज अ देखिए, मैं अगर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पूरी उम्मीद थी। अच्छा, क्योंकि यहाँ के जो ओखला के लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे इस तरह के लोग। ये तो है। मैं जब 7 साल की थी और हमारे वालिद साहब का काउंसलर का इलेक्शन हुआ था, उस टाइम पे भी वो अरेस्ट हुए थे, वो जेल में थे, और उनका अपना काउंसलर का इलेक्शन आया था। आई वाज 7 years old, और मुझे याद है कि वो इलेक्शन उन्होंने जेल से नॉमिनेशन भरा था, और मैंने और मेरी वालदा ने, तब वो फिर चल पाती थी थोड़ा बहुत, तो हमने मिलके वो कैंपेन, पूरा इलेक्शन कैंपेन रन किया था, और तब गुजरात के राइट्स हुए थे। हमने यूजुअली आप देखते होंगे इलेक्शन कैंपेन्स में अलग अलग तरह की वो होती हैं कि कहीं लड्डुओं से तोला जाता है, कहीं फूलों से तोला जाता है, कहीं फलों से तोला जाता है। हमने एक ना कभी हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ था, और ना मुझे लगता आज तक कभी ऐसा हुआ है, ना आगे शायद ऐसा एक इवेंट होगा। हमारे इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक ब्लड डोनेशन ड्राइव चली थी, और मैं आई वॉज अराउंड 20-21 kgs एट दैट टाइम। 20-21 किलो की थी। आई वॉज 6-7 years old। और लोगों ने खून से मुझे तोला था। अपोलो की डॉक्टर्स की टीम आई थी, और हमने ब्लड कैंप, डोनेशन कैंप लगवाया था। यहाँ की शाहीन बाग और ओखला की पब्लिक ने, लोगों ने अपना खून दिया था, और आप यकीन माने कि हमारा जो एक वो था कि जितना मेरा वेट है उतना जो ब्लड है वो हम लोग डोनेट करेंगे, और फिर हम उसको गुजरात भेजेंगे। लेकिन करीब, मैं बता रही हूँ आपको, 40 लीटर ब्लड, और तब भी रोकना पड़ रहा था लोगों को कि आप रुक जाइए प्लीज। इतना 80-80, 90-90 साल के लोग आके कह रहे थे कि हमारा खून ले लो। उन्हें रोकना पड़ रहा था कि आप लोग प्लीज, मतलब हेल्थ इश्यूज की वजह से आपका नहीं ले सकते। कुछ लोग 1 लीटर से ज्यादा, मतलब कोई वो ही नहीं था, कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कि जिस तरह से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो जिस एरिया में इस तरह के लोग रहते हैं, जो अपने मुसलमान भाइयों के लिए या अपने देश के लोगों के लिए, देखिए आप शाहीन बाग में CNRC का प्रोटेस्ट भी हुआ था जब ये एक वो चला था, और ये शाहीन बाग की औरतें थी जिन्होंने उस मुहिम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जो बिल्किस दादी हैं, उनका फोटो टाइम्स मैगजीन के कवर पर आया था। शाहीन बाग, हर इंडिया के हर स्टेट में एक छोटा शाहीन बाग निकल के आया। वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में एक शाहीन बाग छोटा छोटा पनप रहा था। तो ऐसे एरिया को रिप्रेजेंट करना तो मेरी खुशनसीबी है, मैं कहती हूँ, कि जहाँ से इतने पावरफुल मूवमेंट्स निकले हैं। और जो मोहब्बत तब हमें मिली आज से 20 साल पहले, जो मैंने अभी बताया कि काउंसलर का इलेक्शन था हमारे वालिद साहब का, वो मोहब्बत ओवर द टाइम भी हमारे वालिद साहब को हमेशा मिली है ओखला से। बीच में देखिए एक वेव आई, एक वो ऐसी वेव आई कि सब बह गए उस वेव में, जब केजरीवाल की सरकार आई, और बड़े बड़े शीला दीक्षित जी हार गई, जिन्होंने दिल्ली को इतना ज्यादा डेवलप कराया कि आज जो दिल्ली की शक्ल है वो सब उन्हीं की देन है। जितनी भी फैसिलिटीज हैं आज दिल्ली में, जितनी भी चीजें हैं, वो सब उनकी देन है। वो हार गई, एक वेव चली जिसमें सब बह गए, और मुझे लगता है वो बहुत अच्छा हुआ कि वो वेव आई और उसमें सब बहे, क्योंकि चीज की कीमत और असलियत भी तभी पता चलती है जब आप उसको बरतते हैं।
जी। अगर आप उसको बरतेंगे नहीं तो आपको उसकी रियलिटी भी नहीं पता चल पाएगी। Exactly. 10 साल से जब बरत लिया, अब कहीं ना कहीं देखिए लोगों का वापस रुझान जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ आ रहा है। यस। सो आपकी रीसेंट पोस्ट देखी थी, अब अभी आप लोग सब मिले थे, क्योंकि जो राहुल गांधी जी जो मुहिम चला रहे हैं तो उसके लिए आप गई थी, तो उनसे मिले आप? उनसे क्या मतलब पहली बार मिले? क्या आप पहली बार मिले थे उनसे? नहीं, या इमरान साहब से पहले भी मुलाकात हो चुकी है। Okay. जब हम काउंसलर बने थे जी। तब आपका ये अजमेर शरीफ जो चादर जाती है, जी जी। तो उसके लिए लास्ट ईयर जब गई थी चादर, अच्छा। तो तब हम सारे काउंसलर्स को उन्होंने बुलाया था और अच्छा। बाकी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के और भी लोग जी। थे। उसके अलावा भी काफ़ी लोगों को बुलाया था। मेरी पहली बार मुलाकात उनसे तब हुई थी। जी। तो बीच में भी मुलाकात कहीं ना कहीं पार्टी ऑफिस में या किसी प्रोग्राम में हो जाती है। तो अभी उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी जी, माइनॉरिटी जी। डिपार्टमेंट की। वो आपका जो हमारे राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल जी, रही है, जी। भारत न्याय जोड़ो यात्रा, हाँ। उसके रिगार्डिंग ही वो एक उन्होंने मीटिंग अपनी नेशनल माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की बुलाई हुई थी, जिसमें उन्होंने हम जो 9 काउंसलर्स हैं उनको भी इनवाइट किया था, एक फेलिसिटेशन किया था काउंसलर्स का कि ऐसे माहौल में दिल्ली में इस वक्त हम लोगों ने खाता खोल दिया है आके जी। कांग्रेस का, क्योंकि हमारे आने से पहले ना एक एमएलए, ना एक एमपी, ना काउंसलर, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था कांग्रेस का दिल्ली में। कहीं ना कहीं एक हम 9 लोगों ने एक छोटी सी शुरुआत, हम अपने आप को कुछ इतना वो नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी शुरुआत करी। और देखिए उस शुरुआत का असर तभी होगा जब हम अपने अपने एरियाज में अच्छा काम करेंगे। उसी से एक देखिए वो एक इम्पैक्ट बनता है कि जो हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने डेवलपमेंट पे फोकस किया है, ना धर्म की राजनीति करी, ना पोलराइजेशन करा, ना कुछ और इस तरह का वो करा, हमेशा काम पे फोकस किया और काम की बुनियाद पे ही वोट मांगा है। तो वही एक वापस हम वो चीज़ को, एक पैटर्न को हम वापस अभी आप ओखला की लाइक गर्ल्स हैं, आपको देख के इंस्पायर हो रही है, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपके लिए क्या है, मतलब क्या है ओखला के लिए, गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए आपके पास? देखिए जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बातें बहुत करते हैं जी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि लड़कियां, अपनी कम्युनिटी की मैं बात कर रही हूँ, कि जितना होना चाहिए उनको एम्पावर्ड और जितना उनको हर फील्ड में एक्सेल करना चाहिए, कहीं ना कहीं अभी भी उस हिसाब से नहीं हो पाता है। उसके कई रीजंस होते हैं, कहीं रिसोर्सेज नहीं है, कहीं पे रिसोर्सेज हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और देखिए क्योंकि एज अ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, बीइंग अ वुमन माई सेल्फ, एक कहीं ना कहीं मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि हम स्पेशली ख़वातीनों के लिए कुछ ना कुछ इस तरह का, हम कभी बीच बीच में हम कुछ ना कुछ इस तरह की स्कीम्स भी, प्रोग्राम्स भी वो करते रहें। हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे कि अभी हमने पिछले 4 महीने से आधार कार्ड का कैंप लगवा रखा है अपने ऑफिस पे। अच्छा। हमारा हमारा प्राइमरीली फोकस इस कैंप को लगवाने का ये था कि जो ख़वातीनें हैं, जो आपका मेन हेड ऑफिस नहीं जा सकती, जो कि यहाँ से दूर है, जिसको जहाँ पहुँचने के लिए या तो आपको ऑटो करना है या कैब या बस, लोकल जो औरतें हैं जो घर 15-20 मिनट से ज़्यादा घर से बाहर नहीं रह सकती हैं, के बच्चे हैं या उनको वो एज अ केयर टेकर किसी ना किसी की खिदमत में है घर में, तो ऐसी औरतों का पे हमारा फोकस था कि हम अपने यहाँ ऑफिस में कैंप लगवाएं, क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी लोगों के आधार कार्ड में कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते हैं, या तो नंबर का या एड्रेस का या कुछ किसी और चीज़ का, डेट ऑफ बर्थ का। हम माशाल्लाह से 4 महीने हो गए हमारे ऑफिस में कैंप चलते हुए, और यहाँ पे मेन फोकस यही था कि जो औरतें हैं एरिया की, उनके लिए आसानी हो जाए, वो बस रिक्शा पकड़ें या पैदल भी आ सकती हैं और उनका काम हार्डली 15 से 20 मिनट में उनके आधार का करेक्शन। इसी तरह से एक अभी यहाँ पे स्कीम हमने लगवाई थी, पीएम स्वनिधि कैंप लगवाया था। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम चली थी जिसमें रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं, जिनका रेहड़ी पटरी का काम है, उनको सरकार 10,000 रुपये का लोन दे रही थी 1300 रुपये की सब्सिडी के साथ। वो हमने कैंप यहाँ पे चलवाया, करीबन 20-25 दिन वो कैंप चला, और हमने करीबन 2-2.5 करोड़ की अमाउंट जो है वो हमने यहाँ से उस कैंप के थ्रू, जो सरकारी लोन है वो हमने अवेल कराया, जिसमें से ज़्यादातर हमने फोकस रखा कि औरतें जितनी आ सकती हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, उनकी एजुकेशन नहीं हो पाई क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन वो आज की तारीख में अपना छोटा मोटा कोई काम करना चाहती हैं, कोई सिलाई बुनाई का काम कर रही हैं घर से, कोई किसी और तरीके का काम कर रही हैं, तो उनके लिए ये स्कीम्स बहुत वैल्यूएबल हैं कि उनको एक 10,000 रुपये की अमाउंट सरकार की तरफ से मिल जाए, ताकि वो अपना जो छोटा मोटा काम कर रही हैं उसमें एक इजाफा हो सके। इसी तरह से अभी हम एक गैस सिलेंडर्स की भी एक स्कीम है
सरकारी स्कीम है जिसमें औरतों को गैस सिलेंडर सरकार फ्री में वो करवाती है, वो भी अभी हम कैंप लगाने वाले हैं। हम देखिए कोशिश करते रहते हैं कि यहाँ जितनी भी औरतें हैं उनके लिए जो भी आसानी हो सके, और मैं सिर्फ अपने वार्ड की बात नहीं कर रही हूँ, पूरी ओखला विधानसभा की मैं आपसे बात कर रही हूँ। जगह जगह से औरतें हमारे पास आती हैं, जितने भी हमारे विधानसभा में एरियाज़ हैं वहाँ सब जगह से औरतें आई और उन्होंने इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाया। बाकी देखिए डेवलपमेंट की बात के तौर उस पर भी मैं एक पॉइंट रखना चाहती हूँ कि मैंने अपने इलेक्शन में औरतों के लिए स्पेशली एक वादा ये किया था कि मेरे वार्ड में कहीं पे भी औरतों के लिए एक पिंक टॉयलेट नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। ये इशू ऐसा है कि मैं खुद फेस करती हूँ। मैं अगर बाहर जाती हूँ या मार्केट या कहीं पे भी जाती हूँ अपने घर से बाहर, तो एक ही टेंशन हम सबको लगी रहती है कि बाय चांस अगर फ्रेश होना है तो कहाँ जाएंगे। तो एक ये वादा मैंने किया था यहाँ के लोगों से कि अगर मैं इंशाल्लाह आप मुझे नुमाइंदे के तौर पे चुनते हैं तो मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ की औरतों के लिए एक पिंक टॉयलेट को मैं वो करवाऊँ। और मैं इस पे हमारी फाइल ऑलरेडी बन चुकी है। इसके लिए प्रपोजल हमारा तैयार है। थोड़ा सा उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक जगह आइडेंटिफाई करी है जहाँ पे हमने प्रपोजल रेडी किया है वहाँ पिंक टॉयलेट बनवाने का, और उसी के थोड़ा सा आगे या आगे पीछे एक पब्लिक टॉयलेट भी बनवाया जाएगा। तो इंशाल्लाह ये काम भी इस साल मैं उम्मीद करती हूँ कि मुकम्मल किया जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे वुमेन्स के लिए भी आगे बहुत सारी चीज़ें अरीबा लेके आने वाली हैं। सो अभी जैसे गार्बेज का अलशिफा वाला काम चल रहा था, आपने बहुत अच्छे से उसको वहाँ क्लीन करवाया और सब कुछ करवाया। अगर ये दोबारा वहाँ पे हुआ तो फिर उसको कैसे वो करेंगे आप? देखिए मैं एक बात बार बार कहती हूँ और एक साल से मैं ये बात बिल्कुल रिपीट मोड में मेरी चलती है कि सफाई कराना मुश्किल काम नहीं है जी। मैं नहीं मानती कि सफाई कराना कोई मुश्किल काम है, उसको मेंटेन करना मुश्किल काम है जी। हमने देखिए मेरा वार्ड जो है वो 99% अनऑथराइज्ड है, और अनऑथराइज्ड एरिया में आप ज़्यादा काम एमसीडी में के जुरिस्डिक्शन से आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ना आप रोड्स बनवा सकते हैं, एमसीडी की रोड नहीं, बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं व्हेन इट कम्स टू अनऑथराइज्ड एरियाज़। ऑथराइज्ड एरियाज़ में आपको सफाई कर्मचारी भी ज़्यादा मिलते हैं और फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। अनऑथराइज्ड में बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। 2-3 ही काम है जो आप एक्चुअली में करा सकते हैं, जिसमें से प्राइमरीली हमारा जो मेन काम होता है वो सैनिटेशन का काम है, जिसमें झाड़ू लगना और सफाई और गार्बेज का इशू रहता है। 15 साल से इस एरिया पे ये 2 ब्लैक स्पॉट्स बने हुए थे। एक आपका 8 नंबर शाहीन बाग वाला गार्बेज भी नहीं, ओपन डंपिंग साइट बनी हुई थी, और एक आपका अलशिफा हॉस्पिटल के सामने जो ओपन गार्बेज डंपिंग साइट बनी हुई थी। ये 15 साल से नासूर बने हुए थे इस एरिया पे। ब्लैक स्पॉट्स थे कि जब आप इस एरिया में एंटर करते हैं, दोनों मेन रोड्स हैं और आपको सिर्फ बदबू और गंदगी से आपका स्वागत होता है इस एरिया में। एक इमेज खराब होती है, एरिया की इमेज खराब होती है, यहाँ के रहने वाले लोगों की इमेज खराब होती है कि जैसे कि मुसलमान कूड़े के ढेर में रहने में ही मुतमईन है। हमारा इलेक्शन के दौरान हमने कोई मैनिफेस्टो नहीं बनाया था, ना हमने 10 पॉइंट का मैनिफेस्टो लेके हमने उसका प्रचार नहीं करा था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हमने ये कहा था इलेक्शन में कि आप लोग हमें मैनिफेस्टो बना के दीजिएगा, जो आपकी डिमांड्स होंगी, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक वादा करती हूँ कि ये जो दोनों गार्बेज ओपन डंपिंग ग्राउंड बने हुए हैं, इसको मैं ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह। और वो एक वादा जो हमने किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर 50% तो हम खड़े उतरे ही हैं, क्योंकि एक तो हमने बंद कर ही दिया है। सही कर दिया। अलशिफा हॉस्पिटल के सामने जो डंपिंग ग्राउंड है उसको हमने पूरी तरह से नो गार्बेज जोन बना दिया है, और उस कूड़े को हमने टेम्पररीली शिफ्ट किया है जसोला पुलिया की एक लेफ्ट साइड पे। अगर आप इधर से जाएंगे तो इधर थाना पड़ता है, बीच में पुलिया है, और इस तरफ हमने एक जगह आइडेंटिफाई करके उसको टेम्पररीली वहाँ शिफ्ट किया है। उसका हमारा जो प्रॉपर प्रपोजल है वो वही प्रपोजल है जो हमने शाहीन बाग 8 नंबर के लिए पास करवाया है। हमने 80 लाख की फाइल चलाई थी, 80 लाख के बजट की फाइल चलाई थी, जिसमें हमारी दोनों साइड्स का प्रपोजल था कि दोनों जगह जो FCTS होता है, जिसको आप वेस्ट कॉम्पैक्टर भी कहते हैं, वो बड़ी सी मशीन होती है, उसके अंदर आप बहुत सारा कूड़ा जो है वो उसमें डंप कर सकते हैं, क्योंकि वो कंप्रेस करके अपने अंदर रख लेती है। वो 10 ट्रक का कूड़ा एक बार में एक मशीन अपने अंदर रख लेती है। उसकी कैपेसिटी बहुत होती है, क्योंकि वो कंप्रेस करके कंप्रेशन के साथ वो करती है काम। 3 लड़के 8-8 घंटे की शिफ्ट पे उस पर रखे जाते हैं मशीन पे, जिसमें से एक उसको ऑपरेट करता है, और 2 लड़के जो हैं वो आसपास की सफाई के लिए होते हैं कि कूड़ा उसके अंदर डलवाना है और इधर उधर ना गिरे। उसकी सबसे अच्छी बात यह है देखिए कि वो लोड ज़्यादा ले लेती है गार्बेज का। दूसरी बात, बंद कवर्ड रहती है तो कोई हाइजीन इशू नहीं होता है, ना बदबू आती है, ना आपको कूड़ा दिखेगा, तो हाइजीनिक भी रहता है।
और हमने सिंगल जैसे जगह जगह FCTS दिल्ली में लगे हुए हैं, ज़्यादातर सिंगल FCTS है, हमने दोनों साइट्स के लिए डबल FCTS का प्रपोजल तैयार किया था क्योंकि एरिया का लोड ज़्यादा है गार्बेज का, तो हमें डबल FCTS की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, जिसमें से 40 लाख का बजट हमको रिलीज हो गया है। 80 में से 40 लाख हमें रिलीज कर दिया गया है 8 नंबर शाहीन बाग के लिए। अच्छा, दैट्स ग्रेट। इस पे काम शुरू होने वाला है, हम टेंडर का ही वेट कर रहे हैं कि जैसे ही टेंडर लगेगा इंशाल्लाह ये हफ्ता 10 दिन के अंदर ये काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें एक प्लेटफॉर्म बनेगा 100 फीट बाय 40 फीट का RCC का प्रॉपर प्लेटफॉर्म मजबूत बनेगा जिसके ऊपर वो मशीन रखी जाएगी। और दूसरा अलशिफा वाले का भी सेम प्रपोजल है, जहां उसको टेम्परेरी अभी हमने शिफ्ट किया, उसको हम वहां पे, देखिए हमारा ये इरादा है कि हम एरिया में कहीं भी ओपन गार्बेज साइट नहीं चाहते, खुले में कहीं कूड़ा नहीं पड़ना चाहिए, सब प्रॉपर तरीके से उसको बंद उसमें होना चाहिए। इसलिए हमने अलशिफा वाला भी जहां शिफ्ट किया है वहां पे भी हमने डबल FCTS का 40 लाख का प्रपोजल और हमारा पेंडिंग पड़ा है। वो उस पर यह है कि जब आपका ये काम हो जाएगा तब हम फिर वो वाला भी रिलीज कर देंगे। तो ये तो देखिए हो गई गार्बेज का इशू। और ये देखिए जब तक काम होता नहीं है तब तक वो बहुत बड़ा इशू लगता है। जितने भी यहाँ पे NGOs हैं, जितने भी यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी यहाँ पे नेता हैं, नुमाइंदे हैं, सब ने 15 साल से एक ही मुद्दा पकड़ रखा था, अलशिफा हॉस्पिटल के सामने का कूड़ेदान, लेकिन उस पर काम करने को कोई तैयार नहीं था। आते थे 10 मिनट 15 मिनट 2 झाड़ू मारी, 4000 फोटो खिंचवाए, 2000 वीडियोस बनी, वो सोशल मीडिया पे डली, हो गया काम हमारा। हमारी इतनी जिम्मेदारी थी और वो वहीं का वहीं था, कूड़े का ढेर। अब देखिए काम कहीं ना कहीं आपकी देखिए नियत होनी चाहिए काम करने की, और हम चाहते तो हम भी 5 साल मेरी जो 5 साल का टर्म है, हम चाहते तो हम भी 4.5 साल घर बैठते और आखिर के 6 महीने में काम करते और फिर वोट मांगने निकल जाते। लेकिन हमने क्योंकि अपने अब्बा को ये करते हुए नहीं देखा, उन्होंने जब अपने टर्म पे रहे उन्होंने सालों साल महीनों काम कराया है, इलेक्शन से 4 दिन पहले घर से निकल के काम नहीं कराया। तो वही पैटर्न पे मैंने काम किया। और देखिए अब जो हमें चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि उसको सफाई कराना इतना बड़ा काम नहीं था, जो चैलेंज है वो है उसको मेंटेन करना। करीबन 1 महीना हो चुका है अलशिफा हॉस्पिटल के सामने जो डंपिंग ग्राउंड है उसको नो गार्बेज जोन बनाए हुए 1 महीने के करीब हो चुका है। लेकिन शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा है जब रात को किसी ने चोरी आके वहाँ कूड़ा ना डालो। अच्छा, ये एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मॉर्निंग हम सुबह में जब वहाँ पे चेक करवाते हैं तो वहाँ पे हमें या तो बोरियां मिलती हैं या थैलियां मिलती हैं कूड़े की, जिसका हमको मिल जाता है क्लू या आइडिया कि किसने फेंकी है, उसके हम चालान भी करवाते हैं। लेकिन मैंने अपने 1 साल की काउंसलरशिप में करीबन 700 चालान कराए। 700 इज अ वेरी बिग नंबर चालान, क्योंकि देखिए एरिया की सुधार के लिए चाहे चालान हमारा हो, हमारे सपोर्टर हो नहीं हो, मतलब ये करना जरूरी है, सख्ती करना, अगर आपके लोग नहीं सुन रहे। और ऐसा नहीं कि हमने छूटते ही चालान करा दिए, हमने पहले वार्निंग्स भी दी, हमने रिक्वेस्ट भी करा, हमने वार्निंग भी दी। उसके बाद जब दिखता है कि सामने वाला सिर्फ बिगाड़ पे उतरा हुआ है, इसको सुधारना नहीं है, तो फिर हम चालान भी करवाते हैं लोगों का, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो रेजिडेंट्स हो। लेकिन हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है काम करने में वो ये है कि जो कोऑपरेशन लोगों का एरिया में होना चाहिए वो कोऑपरेशन हमें नहीं मिलता लोगों की तरफ से। पूरे नाले की रोड पे गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं लोगों ने, इंक्रोचमेंट का इतना बड़ा इशू है इस एरिया में। अब सब ये चाहते हैं कि नेता घर से बाहर निकले और सबकी गाड़ियां भी उठवा दे और सबकी दुकानें भी अंदर करवा दे। जब दुकानदार से हम बात करते हैं कि भैया तुम लोगों ने अपनी दुकानें क्यों इतने बाहर निकाल रखी हैं, इनको अंदर करो, तो दुकानदारों का ये जवाब आता है कि ये जो सड़क पे गाड़ियां खड़ी हैं आप पहले इनको हटवाओ। जब गाड़ी वालों से कहो कि आप अपनी गाड़ियां हटा लो तो वो कहेंगे कि पहले आप दुकानदार को से कहो कि आप अंदर करो। अच्छा, ऐसी मुश्किलात भी आती है। तो देखिए जब तक ब्लेम गेम चलता रहेगा तब तक तो एरिया का डेवलपमेंट और सुधार नहीं हो सकता। मैं एक बात ये कहती हूँ, हर आदमी अपने आप को सुधार ले, एरिया हमारा अपने आप सुधर जाएगा। एग्जैक्टली, मैं अपने आप को सुधारूं, आप अपने आप को सुधारिए जी, अपने आप एरिया का सुधार हो जाएगा ना। ब्लेम गेम से कोई फायदा नहीं है। तो इसी तरह हम थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहते हैं लोगों का। अब जैसे नाले की डिसिल्टिंग का काम चल रहा है, लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं लाइन से रोड पे, हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं, मस्जिदों से ऐलान कराते हैं कि भाई अपनी गाड़ियां हटा लीजिए, जेसीबी को रास्ता चाहिए नाले में से सिल्ट निकालने का और फिर सिल्ट को उठा के ट्रक में डालने का। हमको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है उस काम को करने में, लेकिन फिर सबका ये बहुत आसान होता है लोगों के लिए कि घर पे ड्राइंग रूम में बैठ के फेसबुक पे
एक पोस्ट डाल देना कि ये सिल्ट कब उठेगी, कब उठेगी। उन्हीं की अपनी गाड़ी या उनके किसी दोस्त की या रिश्तेदार की गाड़ी वहीं खड़ी होगी जहां से सिल्ट नहीं उठ पा रही होगी। तो देखिए थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस भी बहुत है। मैं कहती हूँ एक बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और ये कहते हैं कि आप थोड़ा सा अवेयरनेस करिए, थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करिए, लोगों को समझाइए। तो मैं उस पर ये कहती हूँ कि देखिए 4 साल के बच्चे को भी ये बात मालूम है कि अगर टॉफी खा रहे हैं तो रैपर सड़क पे नहीं फेंकना है। अवेयरनेस की किसी में कमी नहीं है। ओखला के लोग माशाल्लाह इतने सलाहियतमंद हैं कि उनको ये भी पता है कि इजराइल फिलिस्तीन की क्या जंग चल रही है, उन्हें ये भी पता है यूक्रेन और रशिया का क्या इशू चल रहा है। तो क्या उनको अपने इलाके के इश्यूज नहीं पता होंगे? अवेयरनेस सब में है, भरपूर अवेयरनेस है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उस पर कोई काम नहीं करना चाहता। पता है कि हमारे इलाके में ये खराबी है, ये गड़बड़ है, लेकिन उसको सुधारने के लिए जो काम करना है वो कोई करने को तैयार नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कर रहे हैं, सपोर्ट भी करते हैं, हमें एरिया के डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के भी एरिया में हैं, सब एक तरह का एलिमेंट अलग अलग तरह के, लेकिन वही है कि देखिए एक होके भाईचारे से अगर आप अपनी पार्टीवाद छोड़ के और आपसी इख्तलाफ छोड़ के अगर आप सिर्फ कम्युनिटी और सोसाइटी की डेवलपमेंट और बेहतरी के लिए काम करेंगे तो ये एरिया, मैं आपको यकीन से कह रही हूँ, ये एरिया न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से ज़्यादा अच्छा बन सकता है। कि एज अ काउंसलर आपका दिन कैसे गुजरता है, आप क्या करते हो पूरा दिन? देखिए कुछ फिक्स्ड शेड्यूल तो नहीं होता है कि डेली का, जैसे आपकी 9 to 5 जॉब तो है नहीं है जी। ये इनफैक्ट ये 24/7 जॉब है जी। और इसमें रात के 2 बजे भी आपको अवेलेबल रहना है। कभी कभी अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी है या कुछ इस तरह का इशू है, या फिर जैसे हमारी अभी जैसे नाली की हमारी डिसिल्टिंग का काम चल रहा है, तो क्योंकि वो हैवी ट्रैफिक रोड है तो वहाँ पे जब सिल्ट उठनी होती है तो वो डंपर जो है रात के 2 बजे आते हैं, 11-12 बजे आते हैं, जो 2-3 बजे तक फिर सिल्ट को उठाते हैं। तो आपको उस टाइम पे भी एक्टिव रहना है। आपको दिन सुबह ऑफ कोर्स सुबह में आपकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जैसे हम अपने सेंट्रल जोन जो ऑफिस है हमारा वहाँ जाना पड़ता है एरिया के इशूज़ के रिगार्डिंग के, कभी कूड़े की गाड़ियाँ नहीं आती या कभी हमारे कुछ और इशू होता है उसके रिगार्डिंग भी दिन भर आपको एरिया में भी राउंड लगाना होता है, लोगों से भी मिलना होता है और ऑफिस में भी प्रेजेंट रहना होता है क्योंकि लोग आपसे यहाँ भी मिलने आते हैं अपने अपने कुछ मसले लेके। तो ऐसा कुछ फिक्स शेड्यूल तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि बस पूरा दिन ही, और जब बेसिकली जब लोगों को आपकी रिक्वायरमेंट है आपको हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहना है। और यही आपकी देखिए ये आप में एज ए नुमाइंदा आपका फर्ज भी है, ये आप पे फर्ज है कि अगर आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहाँ पे बैठे हैं तो ये आपका फर्ज है कि जब भी उनको ज़रूरत की वो गुहार लगाएं तो आप उनके लिए हमेशा खड़े रहें। कभी ऐसा हुआ है इस जर्नी में अभी तक 1 साल में कि कभी इमरजेंसी कॉल आपको रात में 3-4 बजे आया हो, एनी पर्टिकुलर समथिंग जो आपका काम नहीं, जैसे गार्बेज वगैरह नहीं, अदर कोई किसी के कोई हेल्प के लिए आया हो, कुछ आया हो, तो आप अवेलेबल थे उनके लिए? हाँ, अलग अलग इश्यूज आते हैं। देखिए कई बार ये होता है हमारे वालिद साहब हैं वो चले जाते हैं, कई जगह वो ये मुझे एक थोड़ा सा वो रहता है सपोर्ट रहता है उनकी तरफ से कि कहीं रात बेवक्त जाना है, कोई कुछ वो है तो वो भी जाते हैं। उसके अलावा देखिए वही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर वही बात कहूँगी कि हमारा यहाँ लोगों का सपोर्ट इतना है, हमें बहुत ज़्यादा हमारे साथ लोग, मतलब जिस तरह से इलेक्शन में भी उनका सपोर्ट रहा, तो कई चीज़ें तो मेरे लिए इसलिए भी आसान रहती हैं क्योंकि ये लोग हमेशा जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है ओखला के लोग, शाहीन बाग के लोग, अबुल फजल के लोग हमेशा उतनी ही मोहब्बत से और सपोर्ट के साथ हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो कोई भी इशू हो, किसी तरह का भी हो। और फिर वही बात जो मैं आपसे कहा कि आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि जिन लोगों ने आपको इतनी मोहब्बत और दुआओं से इस ओहदे पे बिठाया है तो उनकी हर तकलीफ़ और हर परेशानी और हर ज़रूरत के लिए आपको उनके साथ भी खड़ा रहना पड़ता है। जी जी जी। सो ओखला के लिए कुछ और ओखला की गर्ल्स के लिए क्या जो आपसे इंस्पायर हो रही है उनके लिए लास्ट फ्यू वर्ड्स? मैं देखिए सबसे पहले एक लाइन बस यही कहूँगी कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मैंने कभी भी प्लान नहीं करा था, सोचा भी नहीं था ज़हन गुमान में कि मैं शायद कभी एज अ पॉलिटिशियन बैठ के आप लोगों से बात करूँगी या आपके साथ इंटरव्यू करूँगी, बट ऑफ कोर्स अल्लाह ताला हैज़ प्लान्स फॉर एवरीबडी। और कहीं ना कहीं अपनी बस दुआ ये करनी चाहिए कि आपकी हक़ में बेहतरी के साथ हर फैसला हो आपकी ज़िंदगी का। मैंने हमेशा अपनी हक़ में बेहतरी मांगी अल्लाह से, शायद इसी में कोई ना कोई बेहतरी रही कि मुझे आप लोगों ने अपने नुमाइंदे के तौर पे चुना, और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि हमेशा
आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बत से। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जिस तरह से हमने अभी तक जो भी एरिया में काम करा है, कूड़ेदान का या अलशिफा हॉस्पिटल पे जो कूड़ा है उसको करने का, 8 नंबर का भी बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। इंशाल्लाह इससे और ज़्यादा बेहतर काम मैं अब आगे आने वाले अगले 4 साल में इंशाल्लाह इस एरिया के लिए करूँगी। आप लोगों से प्लीज़ मेरी अपील है कि थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि एरिया को बेहतर बनाने के लिए आप और हम दोनों हाथ मिला के इलाके को सुधार सकें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। सो चलिए यहीं से लेते हैं अलविदा आपसे फर्स्ट सीजन में 5 एपिसोड में भी, और ये हमारा लास्ट एपिसोड है, आप सब जानते ही हैं। सो आई होप आपको ये मतलब ये वीडियो पसंद आया होगा, बिकॉज इट्स स्पेशल गेस्ट के साथ, अरीबा के साथ। आपने जाना कि वो और भी कई चीज़ें कर रही हैं ओखला के लिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी चीज़ें आएंगी भी हमारे सामने, और हम ऐसे ही अरीबा से उनके व्यूज़ लेते रहेंगे और उनकी वो जानते रहेंगे कि आगे वो और क्या क्या काम कर रही हैं, या आगे उन्हें और क्या क्या ओखला के लिए सरप्राइजेस लाने वाली हैं। सो यस, हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नए सीजन में, नए लोगों के साथ, नए गेस्ट के साथ, नए नए चेहरों के साथ। आपको हमें देखते रहना है, क्योंकि हम हर एक जर्नी में अरीबा के साथ होने वाले हैं इंशाल्लाह। आगे हर चीज़ एक बार जानेंगे हम दोबारा से अरीबा से। जब भी कुछ एक अचीवमेंट होगा हम उनसे जानेंगे, उनसे जर्नी के बारे में जानेंगे और वो क्या ओखला के लिए करने वाली हैं। अरीबा लाइक सब्सक्राइब कर रही हूँ। बुक्स लिए फ्लर्टी टू बी प्लेजर के मतलब अरीबा मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए यार। मैं कुछ मेरे पास अल्फाज नहीं है। राइट, यस, थैंक यू सो मच अरीबा। थैंक यू, इट्स लवली मीटिंग यू। यस, ऑफ कोर्स। एंड छोटा सा हमारे पास आपके लिए गिफ्ट है, जो हम 2 हफ्ते से तैयारी कर रहे थे। जो मीटिंग पहले तो मैं अरीबा को फैसिलिटेट करना चाहती हूँ ये उनके लिए एज अ काउंसलर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये उनको हमारी तरफ से छोटा सा गुलदस्ता, इसलिए कि उन्होंने हमारे मतलब अपनी बिजी लाइफ में से हमारे लिए एक बहुत ज्यादा वक्त निकाला। मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब सब लोग नहीं कर पाते हैं। The pleasure is all mine. Thank you so much. Thank you यार, आपने टाइम दिया मेरे लिए, बहुत है। I don't know उसको कैसे डालते हैं, but बिल्कुल। Thank you so much. ये आपके लिए, ये थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। इतना सब लाने की क्या जरूरत थी, मुलाकात ही काफी थी आपसे। यार ये तो एक मेरे लिए बहुत प्लेजर की बात है कि मैं आपके साथ हूँ इस वक्त। सो ये एक थैंक यू नोट है हमारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बहुत सारी चीजें जब आप खोलेंगी तो मुझे बताइएगा बाद में कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड, थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much. It was lovely meeting you. Thank you so much. And I hope to see you again very soon. इंशाल्लाह। अब मैं जुड़ चुकी हूँ, मैं एनी टाइम आप मुझे बोलो, मैं हाजिर हूँ। और किसी भी काम के लिए आई विल बी हियर, कि अगर किसी और चीज़ के लिए भी जरूरत है तो आज है। थैंक यू सो मच। और रुखसार जी का जो YouTube चैनल है मुख्तलिफ लड़की, मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। आप सब लोग भी प्लीज जल्दी सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें सब जगह। इट्स बीन प्लेजर कि एज अ काउंसलर एंड अरीबा एज अ अलुमनाई वी आर बोथ, सो मतलब इट्स प्लेजर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।